राम राम दोस्तों, सिलेक्शन पॉइंट यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज है 3 दिसंबर 2025 और आज के करंट अफेयर्स में हम राजस्थान पत्रिका, दैनिक भास्कर और सूजस सार संग्रह पर चर्चा करेंगे, जिसमें हम परीक्षा की दृष्टि से उपयोगी प्रश्नों और न्यूज़ पर चर्चा करेंगे, जो आगामी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण साबित होगी। ये हमारा यूट्यूब चैनल है सिलेक्शन पॉइंट, इसे आप सब्सक्राइब कर लें और पीडीएफ प्राप्त करने के लिए, अन्य न्यूज़ और करंट अफेयर्स से जुड़ने के लिए तथा क्विज से जुड़ने के लिए आप हमारे इस टेलीग्राम चैनल सिलेक्शन पॉइंट को भी ज़रूर ज्वाइन कर लें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहली न्यूज़ है सूजस बुलेटिन की। सूजस बुलेटिन में बताया गया है कि अब राजस्थान के राजभवन का नाम भी लोक भवन होगा। क्या होगा? राजस्थान के राजभवन का नाम क्या होगा? लोक भवन। हमने कल भी पढ़ा था और एक दिन पहले भी पढ़ा था। तो किस राज्य की सरकार ने अपने राजभवन का नाम लोक भवन किया था? वो था केरल का। अब राजस्थान का भी हो गया है राजभवन का नाम लोक भवन। राज्यपाल कौन है? हरिभाऊ बागड़े। राज्यपाल है श्री हरिभाऊ बागड़े, उन्होंने आदेश जारी किया है। ये किस लिए किया है? ये औपनिवेशिक मानसिकता को समाप्त करने के लिए। ये गुलामी का प्रतीक है और हमारा देश लोकतांत्रिक राज्य है, तो लोकतांत्रिक संस्कृति की ओर बढ़ने के लिए ये पहले की गई है। फिर अगली न्यूज है मुख्यमंत्री का प्रस्तावित श्री गंगानगर दौरा। 5 दिसंबर को गंगानगर का दौरा है। मुख्यमंत्री फिरोजपुर फीडर के पुनर्निर्माण का शिलान्यास करेंगे। 3.14 लाख हेक्टेयर क्षेत्र को पानी मिलेगा। इसके पुनर्निर्माण का कार्य है, उसका शिलान्यास करेंगे मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा। गंग नहर परियोजना है जो ये अपने फिरोजपुर फीडर, ये 647.62 करोड़ रुपए की परियोजना है, जिसमें राजस्थान और पंजाब की हिस्सेदारी है पुनर्निर्माण की। गंग नहर के 100 वर्ष पूर्ण हुए हैं। 100 वर्ष पूर्ण हुए हैं गंग नहर के। महाराजा गंगा सिंह ने 5 दिसंबर 1925 को गंग नहर का शिलान्यास किया था। तो अब 100 वर्ष इस वर्ष पूरे हो गए हैं गंग नहर के। भजनलाल शर्मा की पहल पर बजट घोषणा 2024-25 में फिरोजपुर फीडर के पुनर्निर्माण के लिए 200 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया था। कुल 647 करोड़ रुपए की केंद्रीय जल आयोग द्वारा स्वीकृति दी गई थी, जिसमें पंजाब का खर्च आएगा 379 करोड़ और राजस्थान का है 268.50 करोड़। ये भी फैक्ट आप याद रखना। फिर आगे है मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने डेयरी और पशुपालन क्षेत्रों में हो रही अभूतपूर्व प्रगति पर बात की है। दुग्ध उत्पादन और केटल फीड का वार्षिक टर्नओवर है वो 8,000 करोड़ रुपए से बढ़कर 10,000 करोड़ रुपए हो गया है। इसे भी याद रखना। केटल फीड का जो उत्पादन है, दुग्ध उत्पादन और केटल फीड का जो वार्षिक टर्नओवर है वो 8,000 करोड़ रुपए से बढ़कर 10,000 करोड़ रुपए हो गया है। और कितने दुग्ध संघ है राजस्थान में? 24 दुग्ध संघ है, वो सभी के सभी फायदे में चल रही हैं। फिर एक न्यूज और है कि 70 लाख लीटर की दूध प्रसंस्करण क्षमता के लिए 1,000 करोड़ रुपए का फंड गठित किया गया है। RCDF राजस्थान कोऑपरेटिव डेयरी फेडरेशन द्वारा 1,000 करोड़ रुपए का इंफ्रास्ट्रक्चर फंड गठित किया गया है। आगामी 2 वर्षों में जो 54 लाख लीटर प्रतिदिन प्रसंस्करण क्षमता है उसको बढ़ाकर 70 लाख लीटर किया जाएगा, जिसके लिए 1,000 करोड़ रुपए का फंड है। नरवा और बस्सी सीमन स्टेशनों का भी उन्नयन किया जा रहा है। कौन कौन से? नरवा और बस्सी। फिर राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा एक निबंध प्रतियोगिता का आयोजन किया गया है। कौन सी है? जागरूक मतदाता जनतंत्र का प्रहरी। जागरूक मतदाता जनतंत्र का प्रहरी, राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा। फिर पशुपालन मंत्री ने मंगला पशु बीमा योजना शिविर का निरीक्षण किया है। तो मंगला पशु बीमा योजना है, ये क्या है? इसके तहत प्रदेश में 21 लाख पशुओं का निःशुल्क बीमा किया जाना है। हमारे गोपालन, डेयरी और देवस्थान विभाग के कैबिनेट मंत्री कौन है? जोराराम कुमावत है। फिर हमारे कृषि मंत्री और कौन है? डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा। इन्होंने विस्तार दौरा किया। तो कृषि मंत्री कौन है? डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा।
फिर अगली न्यूज है, ये अपने पढ़ी ली है कि राजभवन का नाम अब लोक भवन हो गया है। पूर्व राज्यपाल कल्याण सिंह ने गार्ड ऑफ ऑनर बंद किया। कलराज मिश्र ने ऊंची कुर्सी हटवाई। खुराना ने जनता दरबार लगाया। और 11 साल पहले महामहिम की जगह माननीय शब्द शुरू किया था राज्यपाल कल्याण सिंह जी ने, और अब राजभवन की जगह है लोक भवन नाम होगा। फिर है, तिरुवनंतपुरम में देश का पहला निजी नेविगेशन सेंटर शुरू हुआ है। ये हम न्यूज पढ़ेंगे। पहले है, एयर मार्शल तेजवीर सिंह भारतीय वायुसेना में डीजी का पद संभाला है। इंस्पेक्शन एंड सेफ्टी डीजी का पद संभाला है तेजवीर सिंह ने। इसरो प्रमुख वी नारायणन ने तिरुवनंतपुरम में अनंत सेंटर ऑफ एक्सीलेंस फॉर नेविगेशन का उद्घाटन किया। यह भारत का पहला प्राइवेट सेक्टर नेविगेशन इनोवेशन हब है जिसे अनंत टेक्नोलॉजी ने स्थापित किया है। कहाँ पर है? तिरुवनंतपुरम में। अनंत सेंटर ऑफ एक्सीलेंस फॉर नेविगेशन देश का पहला प्राइवेट सेक्टर नेविगेशन इनोवेशन हब है तिरुवनंतपुरम में। फिर है, रक्षा मंत्रालय रूस की कंपनी रोसोबोरोन एक्सपोर्ट को करीब 300 मिसाइलों के लिए रिक्वेस्ट फॉर प्रपोजल जारी करने जा रहा है। ये मिसाइलें भारतीय वायुरक्षा प्रणाली S-400 को मजबूत करने के लिए खरीदी जाएगी। कौन सी कंपनी है? रूस की रोसोबोरोन एक्सपोर्ट। 300 मिसाइलें। फिर है, 7वां इंडिया इंटरनेशनल सीवीड एक्सपो एंड समिट। ये कहाँ होगा? कोच्चि में। 7वां इंडिया इंटरनेशनल सीवीड एक्सपो एंड समिट ये होगा कोच्चि में आयोजित। ये दुनिया के सबसे बड़े सीवीड उद्योग आयोजनों में से एक है। इसमें ब्राजील, श्रीलंका, नीदरलैंड और स्वीडन के प्रतिनिधि भाग लेंगे। फिर है, भारत की कुल इंस्टॉल्ड बिजली उत्पादन क्षमता 5,05,023 मेगावाट हो गई है। 5,05,023 मेगावाट हो गई है। नॉन फॉसिल फ्यूल स्रोतों की क्षमता है 2,59,423 मेगावाट और फॉसिल फ्यूल है 2,45,600 मेगावाट। तो नॉन फॉसिल है वो अब 50% से ज़्यादा हो गए हैं। देश का पहला वाटर पॉजिटिव एयरपोर्ट। देश का पहला वाटर पॉजिटिव एयरपोर्ट बन गया। कौन सा? इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट। इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट। वाटर पॉजिटिव का मतलब है एयरपोर्ट जितना पानी का उपयोग करता है उससे ज़्यादा पानी वापस रिचार्ज भी करता है। तो देश का पहला वाटर पॉजिटिव एयरपोर्ट कौन सा बना है? इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट। फिर अगली न्यूज है, रूस के राष्ट्रपति आ रहे हैं पुतिन भारत 4-5 दिसंबर को। बहुत बड़ा समझौता हो सकता है भारत और रूस के बीच में। 23वां भारत रूस वार्षिक शिखर सम्मेलन होगा नई दिल्ली में। ये अपने पहली न्यूज पढ़ रहे हैं। 4 दिसंबर को भारत आएंगे, 5 दिसंबर को वापस जाएंगे। 23वां भारत रूस वार्षिक शिखर सम्मेलन होगा नई दिल्ली में। एक अन्य महत्वपूर्ण समझौता भी हो रहा है, रेसिप्रोकल एक्सचेंज ऑफ लॉजिस्टिक्स ऑपरेशंस एग्रीमेंट। इसका मतलब है कि एक दूसरे के सैन्य अड्डों, सुविधाओं, संसाधनों का उपयोग कर सकते हैं, जैसे कि विमान, युद्धपोत, ईंधन भरने, सैन्य अड्डों पर डेरा डालने या अन्य लॉजिस्टिक सुविधाओं का इस्तेमाल कर सकेंगे। ये जब होगा उसके बाद में हम और चर्चा करेंगे, जब ये समझौता हो जाएगा उसके बाद में। फिर है कि 26 मरीन राफेल के सौदे के पहले 4 फाइटर 3 साल में मिल जाएंगे। 64,000 करोड़ रुपए का सौदा है। नौसेना प्रमुख ने बताया है, एडमिरल त्रिपाठी। नौसेना प्रमुख कौन है? एडमिरल त्रिपाठी। एडमिरल त्रिपाठी ने कहा है कि मरीन राफेल मिलेंगे और ये 64,000 करोड़ रुपए का मरीन राफेल का सौदा है फ्रांस के साथ। फिर पीएमओ का नया परिसर क्या कहलाएगा? सेवा तीर्थ। ये भी इंपॉर्टेंट है। प्रधानमंत्री कार्यालय के लिए बनाए जा रहे नए परिसर का नाम होगा सेवा तीर्थ। इसे एग्जीक्यूटिव एनक्लेव कहा जाता था। क्या कहा जाता था? एग्जीक्यूटिव एनक्लेव कहा जाता था, जिसे अब बदल कर किया जाएगा सेवा तीर्थ। जो गुलामी की मानसिकता है उससे बाहर निकलने के लिए ये नाम परिवर्तन किए जा रहे हैं। राजभवन, लोक भवन और राजनिवास का नाम, देश भर के सभी राजभवन का नाम लोक भवन हो गया है और राजनिवास का नाम हो गया है लोक निवास। फिर अगली न्यूज है, राजस्थान सरकार द्वारा चलाई जा रही रोजगार प्रोत्साहन योजना बंद होगी। कारण क्या है? क्योंकि इसी के साथ चल रही है केंद्र की भी योजना। 2025-26 में लाई गई थी मुख्यमंत्री युवा रोजगार प्रोत्साहन योजना। इसे वापस ली जा रही है क्योंकि केंद्र सरकार की योजना इससे कई गुना बेहतर है। इसमें क्या था कि निजी क्षेत्र में पहली बार नौकरी पाने वाले युवाओं को 15,000 रुपये प्रोत्साहन दिए जाने का प्रावधान है, जो केंद्र की है, जबकि राज्य सरकार में 10,000 ही है।
इसी तरह केंद्र की योजना का फायदा 1 लाख तक मासिक वेतन पाने वालों को मिलेगा, जबकि राज्य सरकार की योजना में यह सीमा 50,000 प्रतिमाह थी। तो ये योजना अब बंद हो जाएगी। फिर अब भारतीय मूल के अमर बने एप्पल के एआई चीफ। एप्पल के नए एआई चीफ कौन बने हैं? भारतीय मूल के अमर सुब्रमण्यम। कौन बने हैं? भारतीय मूल के अमर सुब्रमण्यम। ये बेंगलुरु यूनिवर्सिटी से पीएचडी, बेंगलुरु यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएट है। भारतीय मूल के अमर सुब्रमण्यम बने हैं एप्पल के एआई चीफ। फिर अगली न्यूज है हॉकी जूनियर वर्ल्ड कप। ये कहाँ पर चल रहा है? ये चल रहा है हॉकी जूनियर, पुरुष हॉकी जूनियर वर्ल्ड कप चल रहा है भारत के चेन्नई और मदुरै में। फिर अगली न्यूज है सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी। 14 वर्षीय वैभव सबसे कम उम्र के खिलाड़ी हैं जिन्होंने घरेलू T20 में शतक जमाया है। फिर अगली न्यूज है भारत में जनगणना जो 2011-12 में हुई थी, उसके बाद में जनगणना नहीं हुई है कोरोना के कारण और फिर अनेक कारणों के वजह से टलती गई। अब अप्रैल 2026 से फरवरी 2027 तक 2 चरणों में जनगणना होगी, ये सरकार ने बताया है। हमारे नेता प्रतिपक्ष कौन है? राहुल गांधी। नेता प्रतिपक्ष कौन है? राहुल गांधी है। फिर अगली न्यूज है स्वदेशी सिस्टम। भारत बना उन्नत एस्केप सिस्टम क्षमता वाला देश। रॉकेट स्लेड रेल ट्रैक पर लड़ाकू विमान से पायलट के इंजेक्शन का ट्रायल सफल हो गया है। और ये किसने किया है? डीआरडीओ ने किया है। डीआरडीओ ने लड़ाकू विमान के एस्केप सिस्टम का 800 किमी घंटे पर सफल रॉकेट स्लेड टेस्ट किया। कहाँ पर किया? चंडीगढ़ स्थित टर्मिनल बैलिस्टिक्स रिसर्च लेबोरेटरी के रेल ट्रैक रॉकेट पर किया गया। रॉकेट स्लेड टेस्ट क्या होता है? रॉकेट स्लेड टेस्ट एक जमीन पर होने वाला उच्च गति परीक्षण है। इसमें विमान या उसके सिस्टम जैसे इजेक्शन सीट और कैनोपी को असली उड़ान की स्पीड पर परखा जाता है। यह परीक्षण पायलट की सुरक्षा सुनिश्चित करता है। तो भारत उन्नत एस्केप सिस्टम क्षमता वाला देश बन गया। ये स्वदेशी सिस्टम है। फिर है संचार साथी ऐप। इस पर बहुत सारी बातें चल रही है, न्यूज में है ये क्या है? साइबर सुरक्षा से मदद के लिए संचार साथी ऐप है, जिसे सरकार ने कंपनियों को कहा है कि इस ऐप को फ़ोन में प्री इंस्टॉल करना होगा। भारत दुनिया का सबसे बड़ा मोबाइल बाजार है, 120 करोड़ उपभोक्ता है। और अब संचार साथी ऐप है, इसका विरोध भी किया जा रहा है विपक्षी पार्टियों के द्वारा, और सरकार है इसे कंपनियों को कह रही है, मोबाइल कंपनियों को, कि इसे प्री इंस्टॉल किया जाए। एक पुस्तक है गम ए रोजगार में जैसलमेर। गम ए रोजगार में जैसलमेर, इसका जयपुर में विमोचन किया गया है। इसके लेखक है राघवेंद्र रावत। क्या है? लेखक है राघवेंद्र रावत। पुस्तक का नाम क्या है? गम ए रोजगार में जैसलमेर, राघवेंद्र रावत। फिर अगली न्यूज है कबड्डी में राजस्थान को दोहरे कांस्य पदक मिले हैं। 35वीं सब जूनियर कबड्डी चैंपियनशिप, ये कहाँ पर हुई? सोनीपत हरियाणा में। 35वीं सब जूनियर कबड्डी चैंपियनशिप हुई सोनीपत हरियाणा में। बालक व बालिका दोनों ने कांस्य पदक जीते हैं। बालिका तमिलनाडु से हार गई, जबकि बालक है वो छत्तीसगढ़ से हार गए। राजस्थान कबड्डी संघ के अध्यक्ष कौन है? तेजस्वी सिंह गहलोत। राजस्थान कबड्डी संघ के अध्यक्ष कौन है? तेजस्वी सिंह गहलोत। फिर हमने ये न्यूज पहले ही पढ़ी थी, जगत गुरु रामानंदाचार्य राजस्थान संस्कृत विश्वविद्यालय के नवनियुक्त कुलगुरु कौन है? प्रोफेसर मदन मोहन झा। तो इन्होंने कार्यभार ग्रहण कर लिया है, प्रोफेसर मदन मोहन झा ने। कार्यवाही कुलगुरु कौन थे? प्रोफेसर नंद किशोर पांडे। प्रोफेसर नंद किशोर पांडे। पूजा अर्चना करवाई गई कुलगुरु से जगत गुरु रामानंदाचार्य जी की, और फिर इन्होंने पदभार ग्रहण कर लिया। नाम क्या है? जगत गुरु श्री रामानंदाचार्य राजस्थान संस्कृत विश्वविद्यालय के कुलगुरु बने हैं प्रोफेसर मदन मोहन झा। फिर अगली न्यूज है समंदर किनारे देश का सबसे लंबा ग्लास स्काई वॉक ब्रिज बना है। ये कहाँ है? विशाखापट्टनम में। आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम में कैलासागिरी हिल टॉप पार्क में देश का सबसे लंबा ग्लास स्काई वॉक ब्रिज बनाया गया है।
ये 1000 फीट है समुद्र तल से इसकी ऊंचाई और 50 मीटर लंबा है। 1000 फीट इसकी ऊंचाई है और 50 मीटर लंबा है। फिर अगली न्यूज़ है, वेनेजुएला के राष्ट्रपति कौन है? निकोलस मादुरो। निकोलस मादुरो अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप। वेनेजुएला के राष्ट्रपति से ट्रंप बोले देश छोड़ने पर बचेंगे। इनके बीच में टसल चल रही है। ट्रंप ने तो ठेका ले रखा है पूरी दुनिया का शांति करवाने का। शांति इनसे होती नहीं है और बस इनको एक नोबेल पीस प्राइज चाहिए और ये कुछ नहीं चाहते हैं। इनको नोबेल का शांति पुरस्कार चाहिए। इसके लिए ये उल्टे सीधे बयान देते रहते हैं, समझौते करवाने की कोशिश करते हैं देशों के बीच में, लेकिन इनकी बात बन नहीं रही है। एकाश्म शिवलिंग 2100 किमी की महायात्रा पर तमिलनाडु से बिहार पहुंच रहे सबसे ऊंचे शिवलिंग। महाबलीपुरम तमिलनाडु से एक अनोखी भक्ति और इंजीनियरिंग की मिसाल अब उत्तर भारत की ओर बढ़ रही है। दुनिया की सबसे विशाल एकाश्म शिवलिंग है, 2100 किमी की यात्रा पर है। ये शिवलिंग है, सबसे ऊंचे शिवलिंग है। इनमें 1008 छोटे शिवलिंग भी उकेरे गए हैं। वजन 210 टन है। निर्माण सामग्री एकल खंड ग्रेनाइट है। ठीक है, निर्माण की लागत है ये 3 करोड़ रुपए की। ऊंचाई और व्यास है 33 फीट। 3 मंजिला इमारत जितना ऊंचा है और शिवलिंग लगभग 35 अफ्रीकी हाथियों के वजन के बराबर है। शिल्पकार कौन है? विनायक वेंकटरमन और उनकी मां हेमलता व वरिष्ठ मूर्तिकार लोकनाथ और इनकी टीम ने ये तैयार किए हैं। विराट रामायण मंदिर बन रहे हैं। कहाँ पर? पूर्वी चंपारण के चकिया में। पूर्वी चंपारण के चकिया में 1000 करोड़ रुपए की लागत से, और इसमें कहा जा रहा है कि यह परिसर आकार में कंबोडिया के प्रसिद्ध अंकोर वाट को भी पीछे छोड़ देंगे। ये 2 न्यूज़ है, इनको भी आप ध्यान रखना, धार्मिक न्यूज़ है। फिर अगली है सिपरी की रिपोर्ट, हथियार कंपनियों की कमाई शीर्ष पर। वैश्विक हथियार उद्योग का नया रिकॉर्ड, राजस्व में भी उछाल हुआ है। 5.9% की वृद्धि हुई है 2024 में। सभी कंपनियों में वृद्धि हुई है। इसमें बताया गया है कि भारतीय कंपनियों का राजस्व भी 8.2% बढ़ा है, लेकिन चीनी कंपनियों का राजस्व है वो 10% गिरा है। भारतीय कंपनियां जो हथियार बनाने वाली कंपनियां, उनका राजस्व है 8.2% बढ़ा है, जिनमें कौन कौन सी है? BEL, HAL, मजगांव डॉक शिप बिल्डर्स, ये पहली बार है ये टॉप 100 में शामिल हुई है, और इंडोनेशिया की डिफेंड ID सूची में शामिल हुई है। ये बात हो गई हथियारों के बारे में। सिपरी की रिपोर्ट है। ये हमने कल पढ़ा था। एथलीट ऑफ द ईयर कौन बने हैं? एथलीट ऑफ द ईयर बने हैं आर्मंड डुप्लांटिस, स्वीडन के हैं। और एथलीट ऑफ द वुमन कौन बनी है? अमेरिका की सिडनी मैकलॉगिन लेब्रोन, ये 2025 में एथलीट ऑफ द ईयर चुने गए हैं। फिर अगली न्यूज़ है, केशवरायपाटन, खाटू श्याम जी, करनी माता जी और मालाश्री डूंगरी पर खर्च होंगे 180 करोड़ रुपए। 4 धार्मिक पर्यटन स्थलों के लिए केंद्र सरकार ने 180 करोड़ रुपए मंजूर किए हैं। केंद्रीय पर्यटन मंत्री कौन है? गजेंद्र सिंह शेखावत। गजेंद्र सिंह शेखावत केंद्रीय पर्यटन मंत्री है। केशवरायपाटन कहाँ पर है? बूंदी में है। खाटू श्याम जी सीकर में है। करनी माता जी बीकानेर में है। मालाश्री डूंगरी भीलवाड़ा में है। ये आज की पूरी न्यूज़ थी। इस करंट अफेयर्स को आप ज़रूर पढ़िए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कीजिए और अपडेट के लिए PDF वहाँ पर आपको मिल जाएगी। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।